सीरीज़ के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर्स जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर हो चुके हैं, उनको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल के अंदर पढ़ते हैं, उनका ड्रीम होता है कि मेडिकल कॉलेज में पहुँचें और डॉक्टर बनें। और मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एमडी कैट को क्लियर करना, जो कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का एडमिशन टेस्ट है। और इस एमडी कैट के अंदर आप जानते होंगे कि क्वेश्चंस का जो सबसे मेजर प्रोपोर्शन है वो बायोलॉजी का होता है। तो आज मैं आपको एमडी कैट यूएचएस 2025 के पेपर में बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए थे उनकी डिस्कशन करवाऊंगा और हम देखेंगे कि वो क्वेश्चंस किन टॉपिक से थे, उनके आंसर्स क्या हैं और क्यों हैं, और एंड पे हम एक समरी भी निकालेंगे कि यूएचएस के जो 16 टॉपिक्स हैं उनमें से हर टॉपिक में से 2025 के अंदर कितने क्वेश्चंस आए, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, किससे कम आए, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये भी बताऊंगा कि उनके अंदर एक टॉपिक ऐसा भी है जिसमें से 2025 में यूएचएस के एमडी कैट के पेपर के अंदर बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा कि अगले साल भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेकिन इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि एमडी कैट के अंदर टोटल 180 क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें से पहला सेगमेंट बायोलॉजी का होता है। और बायोलॉजी में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 81। सो सीक्वेंस बायोलॉजी के क्वेश्चंस का क्या होगा? 1 से लेकर 81 तक। तो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर मौजूद है वो क्या है? वो है कि किडनीज परफॉर्म देयर ऑस्मो रेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो हमारे पास यहां पर स्टेटमेंट में जो पहला कीवर्ड आया वो क्या है? अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम एडीएच कहते हैं। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ते हुए सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट के अंदर कीवर्ड्स को ढूंढना है। जैसे मैंने ये एक कीवर्ड ढूंढा, फिर उससे आगे वो स्टेटमेंट में क्या कहता है? विच टाइप ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस सिचुएशन। तो उसने पूछा किसके बारे में है? यूरिन के टाइप के बारे में, कि एडीएच के इन्फ्लुएंस के अंडर यूरिन किस टाइप की प्रोड्यूस होगी। अब इसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। 4 ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस क्या हैं? हाइपोटोनिक यूरिन विद डिक्रीज्ड वॉल्यूम, हाइपोटोनिक यूरिन विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम, हाइपरटोनिक यूरिन विद डिक्रीज्ड वॉल्यूम, और हाइपरटोनिक यूरिन विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम। अब अगर मैं यहां पर इसका रेफरेंस कोट करूं तो पीएमडीसी के सिलेबस के जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है वो है होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस के अंडर आप लोग जानते हैं कि ये किस सब टॉपिक में से होगा क्वेश्चन? किडनीज में से, जहां पे एडीएच का एक्शन, उसका ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन बताया गया है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले एडीएच का रोल पता होना बड़ा जरूरी है। तो एडीएच क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आपने पढ़ा होगा। इट इज इन्वॉल्व इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहां से वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाएगा? फिल्ट्रेट से, जो नेफ्रॉन में से गुजर रहा है, उसकी ट्यूब्यूल्स में से गुजर रहा है। और यहीं से अब आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर एडीएच की सिक्रीशन ज्यादा होगी तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी।
और जितनी वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, यूरिन के अंदर वाटर के कंटेंट्स उतने कम हो जाएंगे। आइडिया हुआ? या आपने रिलेशन यहां पर डेवलप करना है। एडीएच ज़्यादा, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा और यूरिन के अंदर वाटर कंटेंट्स कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि यूरिन की अमाउंट कम होगी, कम अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होगी। और वाटर कम होने का मतलब यह है कि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगी। अब यहां से आपने आइडिया लगाना है कि कंसंट्रेटेड यूरिन अगर हो तो हम उसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक का मतलब यह है कि 4 ऑप्शंस में से ये पहली ऑप्शन निकल गई, दूसरी ऑप्शन भी निकल गई, बाकी 2 ऑप्शंस के अंदर हाइपरटोनिक मौजूद है। तो हाइपरटोनिक के साथ दूसरी चीज हमने क्या देखनी है? ज्यादा वॉल्यूम या कम वॉल्यूम? तो आपने अभी पढ़ा है कि वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, तो इट मींस कि इसका करेक्ट आंसर चार्ली होगा, यानी हाइपरटोनिक यूरिन विद डिक्रीज्ड वॉल्यूम। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, उसमें से कीवर्ड्स को कैसे ढूंढना है और फिर करेक्ट आंसर की तरफ आपने कैसे मूव करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स ट्रांजिशन बिटवीन स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस? और इसकी जो 4 गिवन ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? मेडुला ओब्लांगेटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम और पॉन्स। और ये क्वेश्चन पीएमडीसी के जिस टॉपिक से आया है वो है टॉपिक नंबर 5, यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और उसमें भी आप जानते होंगे कि किस सब टॉपिक में से, ब्रेन में से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब अमूमन इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और बाय चांस वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन होती या 26 के पेपर में आ जाए तो आपने उससे कैसे बचना है उसका मैं एक छोटा सा आपको यहां पे ट्रिक बताऊंगा। स्लीप और वेकफुलनेस से रिलेटेड आप टर्म्स ब्रेन के 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। उनमें से एक पार्ट है हाइपोथैलेमस और दूसरा पार्ट है पॉन्स। अब दोनों में फर्क क्या होगा? जो हाइपोथैलेमस है इट रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस बायोरिदम्स को रेगुलेट करता है और उन्हीं में से एक रिदम है स्लीप वेक साइकिल, कब सोना है कब उठना है। जबकि जो पॉन्स है ये रेगुलेट करता है ट्रांजिशंस को बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। अब ट्रांजिशंस का मतलब क्या होगा कि सुबह को उठने से पहले का जो एक शॉर्ट टाइम होगा, जो ट्रांजिशन होगी, एक तो उसको पॉन्स रेगुलेट करता है, और रात को जब हम बेड पे सोने के लिए जाते हैं तो सोने से कुछ पहले की जो ट्रांजिशन है उसको भी पॉन्स रेगुलेट करता है। तो अब क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा कि क्या उन्होंने स्लीप वेक साइकिल का पूछा है। अगर स्लीप वेक साइकिल का क्वेश्चन होता तो फिर हम उसका आंसर करते हाइपोथैलेमस, जो कि फॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? ट्रांजिशन के बारे में, कि कौन सा पार्ट है जो ट्रांजिशन को रेगुलेट करता है। तो वो यहां पर आपको मैंने बताया है दैट इज पॉन्स,
और इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी डेल्टा यानी पॉन्स। अब चल क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगेन ये भी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से है। विच कंपोनेंट ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कनेक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन विद इन द स्पाइनल कार्ड। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपने रिफ्लेक्स आर्क का कंपोनेंट बताना है जो कि कनेक्ट करेगा सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ, और किसके अंदर, स्पाइनल कार्ड के अंदर। अब इसकी 4 ऑप्शंस जो गिवन थी वो कौन सी थी, रिसेप्टर, ये तो हम वैसे ही निकाल देंगे क्योंकि ये स्पाइनल कार्ड में नहीं होता। इफेक्टर, इसको भी निकाल देंगे क्योंकि ये मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, विच आर नॉट द पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड। मसल फाइबर, इसको भी निकाल देंगे क्योंकि मसल फाइबर इफेक्टर का पार्ट बनेगी। तो एक ऑप्शन बच गई, वो कौन सी है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की। तो यहां पर आपको मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और ट्रिक भी बताया है। वो ट्रिक क्या है कि आपने जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से ये देख लेना है कि कौन सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकती। जैसे इस केस में ए भी आंसर नहीं हो सकता, बी भी आंसर नहीं हो सकता, सी भी आंसर नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली आंसर फिर डी ही बनेगा। लेकिन मैं आपको इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह क्वेश्चन पीएमडीसी के सिलेबस में से किस टॉपिक से आया है, टॉपिक नंबर 5 से। वो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। और इस क्वेश्चन की एक और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी इस डायग्राम से, जो कि किप्स की बुक्स के अंदर गिवन है। और आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इसी डायग्राम से मिल रहा है। अब दोबारा देखिए, ये रिफ्लेक्स आर्क यहां पे दिखाई गई है कि रिफ्लेक्स आर्क का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन को। तो इस डायग्राम के अंदर ये सेंसरी न्यूरॉन है। किसके साथ कनेक्ट करता है, टू द मोटर न्यूरॉन विद इन द स्पाइनल कार्ड। तो इस डायग्राम के अंदर ये क्या है, मोटर न्यूरॉन, और ये क्या लेबल किया हुआ है, स्पाइनल कार्ड। तो इस स्पाइनल कार्ड के अंदर इसको इसके साथ किसने कनेक्ट किया है, इसने कनेक्ट किया है। और ये क्या है, ये इंटरन्यूरॉन है। इंटरन्यूरॉन किसको कहते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन का दूसरा नाम है। यानी इसे इंटरन्यूरॉन भी कहा जाता है, इसे रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डेल्टा है, यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चला गया मेंडल की तरफ। क्या है क्वेश्चन, द 9331 रेशो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी इफेक्टेड बाय। यानी क्वेश्चन के अंदर असल चीज हमने क्या ढूंढनी है कि कौन सी चीज ऐसी है जो 9331 रेशो को इफेक्ट करती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। ऑप्शंस क्या हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट को आपने पढ़ा होगा हार्डी वेनबर्ग लॉ के अंदर, स्मॉल पॉपुलेशन, जीन लिंकेज, जीन डुप्लीकेशन। तो आप अगर याद करें, रिकॉल करें, आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लास्ट में एक चीज पढ़ी होगी कि ये लॉ उन जीन्स पर एप्लीकेबल होता है विच आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी जो ट्रेट्स या जीन्स
नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होंगी, उन पर ये अप्लाई होगा। और ये उन जीन्स या ट्रेट्स पर अप्लाई नहीं होता जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर होती हैं, या आप कह सकते हैं कि विच आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स, उन पर यह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होता। अब यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा क्यों नहीं होता। क्योंकि इन पर मौजूद जीन्स आपस में लिंक्ड होती हैं और उन्हें हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। और आपने यकीनन यह भी पढ़ा होगा कि इन लिंक्ड जीन्स को सेपरेट करने के लिए नेचर ने जो प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया है उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। सो हमें इस क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल गया। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को जरा दोबारा पढ़ें। क्या है? द 9331 रेशो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी इफेक्टेड बाय, तो कौन इसको इफेक्ट करता है? लिंक्ड जीन या जीन लिंकेज। क्योंकि अगर जीन लिंकेज होगा फिर ये रेशो हमें नहीं मिलेगी। तो टॉपिक मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन पीएमडीसी के सिलेबस के टॉपिक नंबर 10 यानी इनहेरिटेंस से आया है और इसका करेक्ट आंसर चार्ली है, मीन जीन लिंकेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। ये तो आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर कब होती है? मियोसिस के दौरान होती है। और हमने क्या इस क्वेश्चन में फाइंड करना है? उसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन। अब यहां पे 4 डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। पहला क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आप जानते हैं कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन तो इंटरफेज में होती है और इंटरफेस में एक से दूसरी कॉपी बनती है, तो क्रॉसिंग ओवर इज नॉट एसोसिएटेड विद डुप्लीकेशन। फिर बीटा ऑप्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो क्रॉसिंग ओवर में हमें पता है कि एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हो सकती है। चार्ली ऑप्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू अपोजिट पोल्स। वो तो आपने पढ़ा हुआ है कि होगा एनाफेज के दौरान, जबकि क्रॉसिंग ओवर कब होती है? ये होती है प्रोफेज के दौरान। और इसी तरह से डेल्टा ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो सिस्टर क्रोमाटिड्स की जो सेपरेशन है ये होती है मियोसिस 2 में, और मियोसिस 2 में एनाफेज 2 के दौरान होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका क्रॉसिंग ओवर से लिंक नहीं है, इसका भी क्रॉसिंग ओवर से लिंक नहीं है। अब एक और चीज जो आपको मैं बताता चलूं, आंसर अभी बाद में बताऊंगा, करेक्ट आंसर, कि ये क्वेश्चन भी इनहेरिटेंस से आया है। इनहेरिटेंस के किस टॉपिक से? क्रॉसिंग ओवर से। और आपने इस डायग्राम को यकीनन पढ़ा होगा अपनी बुक्स के अंदर या किप्स की बुक के अंदर। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा यानी उसका होमोलोग है। अब एक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमाटिड्स होते हैं इन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, और जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो आप इस डायग्राम में देखेंगे कि इसके और इसके दरमियान हुई है। अब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। सो हमें यहां से एक चीज पता चल गई कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो किन के दरमियान होगी? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान। और इन चारों ऑप्शंस में नॉन सिस्टर का वर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर आया है। और हम जान चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इसीलिए तो आपने पढ़ा होगा
कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू वेरिएशंस, क्योंकि कॉम्बिनेशंस चेंज हुए, उसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बीटा. और वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन नॉर्मल ह्यूमन इज. अब आप लोग यहां पर ऑप्शंस देखेंगे. ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 46, डी ऑप्शन है 92. इस क्वेश्चन को भी आपने बड़े केयरफुली स्टडी करना है और आंसर करना है. क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स, और किसके अंदर? नॉर्मल ह्यूमन में. अब आपने पढ़ा होगा कि जो लिंकेज ग्रुप्स का नंबर है, इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसके बराबर होता है. और ह्यूमंस के अंदर कहीं आप 46 से इसको कंफ्यूज ना कर दें. ह्यूमंस में आप लोग जानते हैं कि कितने होमोलोगस पेयर्स मौजूद होते हैं? 23. सो इतने ही लिंकेज ग्रुप्स होंगे. सो इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन नॉर्मल ह्यूमन इज. तो आपसे किसी के बारे में भी पूछेंगे कि उसमें कितने लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि उसमें होमोलोगस पेयर्स के कितने क्रोमोसोम्स हैं, उतने लिंकेज ग्रुप्स होंगे. अब ये टॉपिक भी इनहेरिटेंस से आया, यानी पीएमडीसी के टॉपिक नंबर 10 से. और जैसा कि ह्यूमन का क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमंस में 23 पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. सो देयर विल बी 23 लिंकेज ग्रुप्स, और इसका करेक्ट आंसर होगा बीटा. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निजल्स ग्रैन्यूल इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन न्यूरॉन फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ. तो आपने ये देखना है कि निजल ग्रैन्यूल किसकी मॉडिफिकेशन से बनता है. ये तो आपको पता होगा कि न्यूरॉन के अंदर बनता है. इसके ऑप्शंस पहले देख लें. ऑप्शंस में क्या हैं? गोल्जी बॉडीज एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब याद रखिएगा, निजल्स ग्रैन्यूल्स में एक्चुअली राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन विच स्ट्रक्चर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो स्मूथ पे राइबोसोम नहीं है, इसको हमने निकाल दिया. माइटोकॉन्ड्रिया में आप कह सकते हैं कि राइबोसोम होते हैं, लेकिन पेरोक्सिसोम में नहीं होते. और लाइसोसोम वैक्यूल, इनमें वैसे ही राइबोसोम्स नहीं होते. अब पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आया किस टॉपिक से है. सो ये फिर अगेन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल टॉपिक नंबर 5, वहां से क्वेश्चन आया है, क्योंकि आपने निजल्स ग्रैन्यूल्स को न्यूरॉन के टॉपिक के अंदर पढ़ा है. और वहां पर आपने पढ़ा होगा कि निजल्स ग्रैन्यूल्स क्या हैं? दीज आर ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स. डेफिनेशन को याद रखना बड़ा जरूरी है. These are groups of ribosomes associated with rough endoplasmic reticulum. तो group of ribosomes associated with rough endoplasmic reticulum. तो ये दोनों चीजें हमें इकट्ठी कहां मिली हैं? ऑप्शन डी के अंदर. एंड दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अबाउट निजल्स ग्रैन्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रोमियर. अब पहले तो आप रिकॉल करें. पेपर के अंदर आपने कई दफा क्वेश्चंस को रिकॉल भी करना होता है कि ये कहां आपने पढ़ा था, किस टॉपिक के अंदर पढ़ा था. तो सेंट्रोमियर को आपने पढ़ा था क्रोमोसोम के अंदर. क्रोमोसोम का एक सेंट्रल पार्ट था. तो इसका मतलब ये है कि इट विल हैव सम रिलेशन विथ क्रोमोसोम. अब ऑप्शंस क्या हैं?
क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? सेंट्रोमियर का फंक्शन। ऑप्शंस में अल्फा ऑप्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, बी है टू होल्ड क्रोमाटिड्स टुगेदर, सी क्या है? टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और डी है टू इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। अब टॉपिक अगर हम देखें तो अगेन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हम इनहेरिटेंस में भी पढ़ते हैं और हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर न्यूक्लियस में भी पढ़ते हैं। तो इट मीन कि ये जो क्वेश्चन है इट माइट बी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस और फ्रॉम द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैंने यहां पर इसको इनहेरिटेंस में लिखा है और साथ ही आपको मैंने क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर भी दिखा दिया जो कि आपने किप्स की बुक के अंदर देखा होगा। ये डायग्राम, इसमें क्या है? इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो आप देखेंगे कि एक तो सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर कहां पे है? ये जो सेंट्रल रीजन है ये सेंट्रोमियर है। इसी सेंट्रोमियर के साथ क्रोमाटिड्स अटैच हैं। ये एक क्रोमाटिड है, ये दूसरा क्रोमाटिड है। इन्हीं को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। इसी सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर एरिया होता है, इसके साथ काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच होती हैं। और आपने पढ़ा होगा कि इसके दो आर्म्स होते हैं, एक शॉर्ट आर्म या उसको पी आर्म कहते हैं और एक लॉन्ग आर्म या उसको क्यू आर्म कहते हैं। फिर उसके साथ साथ इन क्रोमोसोम्स के एंड्स पर एक स्ट्रक्चरल पार्ट मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड टीलोमियर। और टीलोमियर का काम क्या होता है? क्रोमोसोम के एंड्स को प्रोटेक्ट करना। सो आपने असल में जो कंफ्यूजन दूर करनी है वो इस पहली ऑप्शन की करनी है। ये पहली ऑप्शन तब हम कंसीडर करते जब टीलोमियर का पूछा होता है, बिकॉज टीलोमियर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जबकि सेंट्रोमियर क्या करता है? इसने इन दोनों क्रोमाटिड्स को इकट्ठे रखा होता है या इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं। अब हमारे पास बी ऑप्शन यहां पर मौजूद है, टू होल्ड क्रोमाटिड्स टुगेदर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना ये तो डीएनए का काम है और डीएनए की रेप्लिकेशन को इनिशिएट करना इसमें सेंट्रोमियर का ऐसा कोई रोल नहीं होता। सो इट मींस कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बीटा होगा। सेंट्रोमियर का क्या फंक्शन है? टू होल्ड क्रोमाटिड्स टुगेदर। और आई होप आपको टीलोमियर का फंक्शन भी यहां पर पता चल गया होगा कि वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 क्या है? ऑल आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो चार ऑप्शंस गिवन होंगी वो चारों ऑप्शंस लाइक इस केस में लाइसोसोम के फंक्शंस होंगे, तीन फंक्शंस होंगे। एक ऑप्शन ऐसी होगी जो लाइसोसोम का फंक्शन नहीं होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में अब उस ऑप्शन को ढूंढना है जो लाइसोसोम का फंक्शन नहीं है। अब ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है आप यकीनन जान गए होंगे। टॉपिक नंबर 4 यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और आपको ये वाली एक डायग्राम भी किप्स की बुक की यकीनन याद होगी जिसमें लाइसोसोम के सारे फंक्शंस को एक डायग्राम के अंदर मेंशन किया गया है। और वो फंक्शंस क्या क्या हैं? ऑटोफेगी यानी अपने पार्ट को डाइजेस्ट करना। इसी तरह से आपने एक फंक्शन इसका पढ़ा होगा फेगोसाइटोसिस के फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करना और उसको किल करना। ये इसका सेकंड फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। प्लस आपने पढ़ा होगा कि कई दफ़ा ये फूड पार्टिकल्स को भी एनगल्फ करता है, जैसा कि अमीबा के केस में है। तब फूड वैक्यूल बनता है और फूड वैक्यूल का मतलब है कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो कि सेल के अंदर होगी। फिर आप यहां पर देखेंगे
कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं इनको लाइसोसोम ने सेल से बाहर भी निकलवाना है। कैसे? थ्रू एक्सोसाइटोसिस। अब जरा ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन ए क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसमें लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है, मैंने अभी बताया, अमीबा की एग्जांपल आपको दी है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट, यहां पे एक्सोसाइटोसिस में आपको समझाया है कि जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे उनको ये सेल से बाहर एक्सपेल करेगा, तो ये भी इसका फंक्शन है। ऑटोफेगी, आपने ये डायग्राम में यहां पर देख लिया कि इट इज इन्वॉल्व इन ऑटोफेगी। लिपिड की सिंथेसिस में लाइसोसोम इन्वॉल्व नहीं होता। अब लिपिड की सिंथेसिस आपने कहां कहां पढ़ी है? आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ी होगी, इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। और इसी तरह से आपने ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर पढ़ी होगी। ये 3 ऑर्गेनेलिस ऐसे हैं which are associated with lipid metabolism। लाइसोसोम का लिपिड की ब्रेकडाउन में तो रोल हो सकता है बिकॉज इट हैज सर्टेन एंजाइम्स फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, लेकिन लिपिड की सिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर इसका डेल्टा बनेगा। ये वो फंक्शन है जो लाइसोसोम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिम्फेटिक ब्लॉकेज इन टिश्यूज इज। लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक ब्लॉकेज अगर हो जाए तो उसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अब ऑप्शंस देख लें। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, बीटा ऑप्शन क्या है? लॉस ऑफ नर्व सिग्नल्स, सी ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, और डी ऑप्शन क्या है? एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यू। अब पहले तो ये रिकॉल करें कि ये क्वेश्चन पीएमडीसी के सिलेबस के किस टॉपिक से आया है। यह है टॉपिक नंबर 11 जो कि सर्कुलेशन का है, और आपने लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ी होगी जिसमें ब्लड कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट्स निकलकर स्पेसेस में आएंगे, स्पेसेस से कुछ वापस ब्लड में जाएंगे और बाकियों को ये लिम्फ कैपिलरीज ड्रेन करेंगी और ये लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए वापस सबक्लेवियन वेन तक पहुंचेंगे। अब जरा आंसर को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिम्फेटिक ब्लॉकेज। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तब होगी जब आर्टीरियल ब्लॉकेज है, क्योंकि आर्टरीज ने ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है, तो ये ऑप्शन निकल गई। लॉस ऑफ नर्व सिग्नल्स, अब नर्व सिग्नल्स का लॉस तो तब होगा जब कोई नर्व इंजरी होगी, ये ऑप्शन भी निकल गई। ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ये हो सकता है क्योंकि अगर लिम्फेटिक ब्लॉकेज है और ये मटेरियल वापस ब्लड में नहीं जाते तो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा जिससे ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। और डी ऑप्शन क्या है? एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यू। अब आप जानते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसको एक और नाम भी देते हैं, इसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि ये यहां से टिश्यू को ड्रेन कर रहा होता है। तो अगर ये ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? यहां पर एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसी एक्यूमुलेशन को हम कहते हैं एडीमा। एडीमा की एक बड़ी वजह यह लिम्फेटिक ब्लॉकेज होती है। तो अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि इसका सी आंसर भी बन रहा है, इसका डी आंसर भी बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिम्फेटिक ब्लॉकेज। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये होगा कि लिक्विड फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में
टिश्यू लेवल पर इक्यूमुलेट हो जाएगा। और जो ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होना है, इट इज अ लेटर ऑस्पेक्ट, लेटर कॉन्सिक्वेंस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा डेल्टा, यानी एक्सेस फ्लूइड इक्यूमुलेशन इन दिस टिश्यू। जी नेक्स्ट अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिटरी रिले सेंटर एंड सेंटर दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आइस। दो चीजें आपने देखनी है कि कौन ऑडिटरी रिले सेंटर है या कौन ऐसा है जो आई की रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उसका सेंटर है। ऑप्शंस चार हैं, फोर ब्रेन, सेरिबेलम, मिड ब्रेन और सेरिब्रम। और अगेन आपका ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है? टॉपिक नंबर 5 यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से। अब आप लोगों ने यकीनन ब्रेन के अंदर पढ़ा होगा कि जो मिड ब्रेन है, इट एक्ट्स एज ऑडिटरी रिले सेंटर। ऑडिटरी रिले सेंटर का मतलब यह है कि इस सेंटर ने यहां से ऑडिटरी इंफॉर्मेशन रिसीव की और नेक्स्ट हायर सेंटर्स को प्रोवाइड कर दी। यानी जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन एक्चुअली आई और ईयर की जो इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर कर रहा होता है कि किस इंफॉर्मेशन को आगे भेजना है, किस इंफॉर्मेशन को आगे नहीं भेजना, स्क्रीनिंग करता है। इसलिए इसको यहां पे कहा गया ऑडिटरी रिले सेंटर, कि ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन का रिले है, उसको रिसीव करेगा, फिल्टर करेगा, स्क्रीन करेगा, फिर आगे भेजेगा। एंड सेम इज फॉर द आइस। आइस की इंफॉर्मेशन को भी फिल्टर करेगा, स्क्रीन करेगा, फिर आगे भेजेगा। प्लस उसके साथ साथ ये इन दोनों से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। स्पेशली जो हमारे आई की रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं उनका सेंटर मिड ब्रेन में मौजूद होता है। तो आपको मैं सिंपल वैसे याद रखने के लिए समझा देता हूं कि ये आईज हैं, ये ईयर हैं, और आप यूं समझ लें कि ये हमारे हेड का दरमियाना हिस्सा है। और ब्रेन के दरमियाने हिस्से को क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। तो आपने यूं याद रखना है कि आईज और ईयर, इनसे रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे ब्रेन का है वो कौन सा है? मिड ब्रेन। सो यहां पर इसका करेक्ट आंसर चार्ली बनेगा, यानी मिड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स? अगेन वही आपका जो पीएमडीसी का टॉपिक है ना, वो चल रहा है। ऑप्शंस में देखिएगा, रिसेप्टर, इफेक्टर, सीएनएस, इनको मेंशन किया हुआ है। और टॉपिक में पहले आपको मेंशन कर देता हूं, दैट इज टॉपिक नंबर 5 यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। नर्व इंपल्स का टॉपिक आप कह सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक आप कह सकते हैं। मैंने यहां पर फिर वही डायग्राम पिछले वाली दोबारा दिखाई है, क्योंकि यही डायग्राम इस क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड करेगी। सो ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस को रिसीव किया रिसेप्टर ने, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वहां से इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से ये पहुंचेगा इफेक्टर की तरफ। सो इट मींस कि सबसे पहले रिसेप्टर को होना चाहिए, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, इफेक्टर से नहीं जाएगी। इसको मैंने निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। इफेक्टर से रिसेप्टर की तरफ भी नहीं जाती, इसको भी निकाल दिया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, और वो कौन सी है? रिसेप्टर से सीएनएस और सीएनएस से इफेक्टर्स की तरफ। ये होगा करेक्ट पाथवे और करेक्ट आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिक्रेटेड बाय द न्यूरॉन फ्रॉम।
यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन के किस हिस्से से सिक्रीट होते हैं वो आपने बताना है। क्या एक्सॉन एंडिंग से सिक्रीट होते हैं, या डेंड्रॉइड एंडिंग से सिक्रीट होंगे, या निजल्स ग्रैन्यूल्स उनको सिक्रीट करेंगे, या सेल बॉडी उनको सिक्रीट करेगी। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है? अगेन पीएमडीसी का टॉपिक नंबर 5 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, और सब टॉपिक है साइनैप्स का। यह आपने साइनैप्स में पढ़ा होगा, इसलिए यहां पर डायग्राम भी मैंने साइनैप्स की लगाई है। अब जरा आप गौर से देखिएगा कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का पहला स्टेप क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल। यहां पे एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगी, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, जो फिर अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉइड तक पहुंच जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक सेल की तरफ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिक्रीटेड बाय द न्यूरॉन फ्रॉम। तो न्यूरॉन के किस पार्ट से सिक्रीट हो रहे हैं? एक्सॉन एंडिंग से, यस। डेंड्रॉइड एंडिंग से, नो। निजल्स ग्रैन्यूल्स करते हैं, नहीं। साइनेप्टिक वेसिकल्स करते हैं। सेल बॉडी से सिक्रीट होता है, नहीं। ये तो एक्सॉन एंडिंग से सिक्रीट होता है। दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट आंसर विल बी अल्फा, यानी एक्सॉन एंडिंग। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ब्रेन से है। ब्रेन का एक पार्ट आपने पढ़ा है हिप्पोकैम्पस, और क्वेश्चन में पूछा हुआ है हिप्पोकैम्पस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन, यानी हमें हिप्पोकैम्पस के रोल का पता होना बड़ा जरूरी है। और ये 4 ऑप्शंस हैं: शॉर्ट टर्म मेमोरी, इमेज ऑन रेटिना, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और इमोशंस। और अगेन आप देखेंगे कि अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से, यानी कि टॉपिक नंबर 5 से। सो ये अगेन उसी टॉपिक, उसी यूनिट का क्वेश्चन है। और हिप्पोकैम्पस को अब अगर मैं थोड़ा सा बुक के मुताबिक एलैबोरेट करूं, तो आपने बुक में पढ़ा होगा कि इट इज एसोसिएटेड विद लर्निंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमें यहां पर लॉन्ग टर्म मेमोरी नजर आ गई। इमोशन से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा इमिग्डला को। शॉर्ट टर्म मेमोरी के केस में सेरिब्रम का रोल होता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना। अब रेटिना इज द सेंसरी लेयर ऑफ द आई, और इससे ऑप्टिक नर्व मैसेज कैरी करते हैं टुवर्ड्स सेरिब्रम। सो सेरिब्रम हैज रोल इन इमेज फॉर्मेशन। और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको मैंने बता दिया कि इट इज एसोसिएटेड विद हिप्पोकैम्पस। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चार्ली होगा, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अब यहां से एक चीज हमें यह भी पता चली कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाकी ऑप्शंस का भी पता होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज आप 2 के अंदर कंफ्यूज होंगे। और आपने यहां पर क्या करना होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन ऑप्शंस को निकालना है जिसका आंसर या क्वेश्चन से रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, आपने इसको माइनस करते जाना है। पहले 4 ऑप्शंस होंगी, आप 1 निकालेंगे, 3 बच जाएंगी, आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की बढ़ जाएगी। आप तीसरी ऑप्शन निकालेंगे, अब प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएगी करेक्ट होने की। और जब तीसरी ऑप्शन भी निकालेंगे और चौथी को आप एज आंसर लगाएंगे, तो आपके आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, एंजाइम्स का टॉपिक शुरू हो गया। एंजाइम्स एक्टिविटी डिक्रीजेस एट वेरी लो और हाई पीएच बिकॉज। ऑप्शंस क्या हैं? हमने रीजन बतानी है कि एंजाइम की एक्टिविटी लो
या हाई पीएच पर क्यों डिक्रीज होती है? क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से? क्या एंजाइम डीनेचर हो जाता है इसलिए एक्टिविटी डिक्रीज होती है? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ जाती है क्या इसलिए एक्टिविटी डिक्रीज होती है? या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसलिए एक्टिविटी डिक्रीज होती है? तो आप जानते होंगे कि चाहे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो या एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो, एक्सट्रीमली लो पीएच हो या एक्सट्रीमली हाई पीएच हो, एज कंपेयर टू ऑप्टिमम वैल्यू, तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और पीएच के केस में चाहे वो लोअर एक्सट्रीम है या हायर एक्सट्रीम है, उसमें क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड विल ब्रेक एट एक्सट्रीमली लो पीएच और एक्सट्रीमली हाई पीएच। और एक मर्तबा प्रोटीन के अंदर अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए फिर वो दोबारा नहीं बनता, और ऐसी प्रोटीन को फिर हम कहते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन। तो अब क्वेश्चन में यही चीज पूछी है कि लो पीएच के ऊपर या हाई पीएच के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्यों डिक्रीज होगी? तो उसकी एक रीजन जो यहां पर ऑप्शन के अंदर मौजूद है वो ये है कि इसलिए कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा बीटा, यानी एंजाइम बिकम डीनेचर्ड। और मैंने यहां पर आपको यह भी बता दिया है कि यह क्वेश्चन पीएमडीसी के सिलेबस के टॉपिक नंबर 6 से आया है जो कि एंजाइम्स के ऊपर है। तो हम साथ साथ हर क्वेश्चन में यह भी देखते चले जाएंगे कि कौन से टॉपिक से यह क्वेश्चन आया है, ताकि हमें आइडिया हो कि इस 2025 के पेपर के अंदर कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए और कहां से कम क्वेश्चंस आए।